Hello students, welcome back to this amazing platform Israel Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about a very important and separately topic spermatogenesis. यानी कि हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक सबसे स्पेशल टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक जितना सुनने में आपको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग को प्रोसेस पढ़ने हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। इनसे पिछले वीडियो में हमने इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी ह्यूमन के मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया है। ठीक है, उसको आप एक बार जाकर स्टडी कर लेंगे तब आप पहुंचेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। यह स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आप इसको सेपरेट करें और सेपरेट करके अगर तोड़ने की कोशिश करें तो तोड़ने की कोशिश जब आप करते हैं तो क्या क्या पाते हैं भाई? स्पर्मेटो में एक वर्ड आ रहा होगा स्पर्म, ठीक है, और एक और वर्ड आ रहा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ यानी कि बनना, ठीक है, यानी कि स्पर्म का बर्थ होना यानी स्पर्म का बनना, यही तो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना आसान है। तो चलिए डेफिनेशन टर्म में हम लोग चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इन स्पर्म का बनना थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें 4 डॉटर सेल एक साथ बनती हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन फ्रॉम जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियल सेल भी कहते हैं, प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ मेल। तो क्या डेफिनेशन हो गया? मेल में यानी ह्यूमन मेल के टेस्टिस में किसके ऊपर? ह्यूमन मेल के टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनियल सेल से मियोसिस सेल डिवीजन करके किसका बनना? स्पर्म का बनना। क्या कहलाता है आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि यह स्पर्मेटोजेनेसिस केवल और केवल स्पर्म का फॉर्मेशन है। इस स्पर्म का फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो इस टेस्टिस में होता है, ठीक है, इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये टेस्टिस इस ट्यूब से होते हुए इस प्रकार से आपका फिर पीनस से होते हुए बॉडी से क्या होता है? बाहर रिलीज हो जाता है। करा इट स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब जेनेसिस हम पढ़ रहे हैं तो भाई मेल में भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और फीमेल में जब हम पढ़ेंगे तो फीमेल में भी oogenesis पढ़ेंगे। तो ये टर्म को गौर करेंगे, प्यूबर्टी, ठीक है, यानी मेल में स्पर्म बनता है प्यूबर्टी आने के बाद, यानी कि टीनेज में जाने के बाद। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है, उसमें हम लोग अलग चीज पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे उस वीडियो में। तो आपका प्यूबर्टी में आपका क्या होता है कि स्पर्म बनना शुरू होता है। और स्पर्म के डिवीजन कैसे होते हैं, मतलब स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म कैसे बनता है, इसके प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, चलिए देखते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत बच्चे इसके स्टेप में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इसमें मात्र ये जो प्रोसेस है 6 स्टेप में फिनिश होगा। कितने? 6 स्टेप में। कौन कौन भाई? तो पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा, पांचवा और फाइनली छठा देखेंगे। तो एक लाइन से आप देखते रहिएगा। और इस ये जो आपका अलग से एक रे डायग्राम जो बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम जो बनाया हुआ है, इस डायग्राम से भी समझेंगे कि स्पर्म कैसे क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करता है। देखिए, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस डिवीजन। कह रहा है द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस डिफरेंशिएशन। शुरुआत में माइटोसिस होगी, गौर कीजिएगा, माइटोसिस। जैसे एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है जिसका जो पुलवाइडी स्ट्रक्चर होता है वो 2n यानी कि डिप्लॉयड फॉर्म होता है, वह माइटोसिस डिवीजन करता है। और माइटोसिस डिवीजन आपको पता है कि इक्वल डिवीजन भी कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर स्टेबल होता है। तो एक आपका डिवीजन कर लिया, ठीक है, यहां पर 2 अलग अलग सेल बन गए। उसके बाद क्या करता है? सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं, अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि इसमें से कुछ अलग निकल जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कुछ बचते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहां जाते हैं, मियोसिस डिवीजन में चले जाते हैं। और मियोसिस आपको पता है कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो इसमें आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है कब भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जो कि मियोसिस फर्स्ट के बाद होता है, जिसमें जो प्लोइडी स्ट्रक्चर्स है वो 2n से क्या होता है, आपका सिंगल एनिन के हेप्लोइड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन कर रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हेप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बात वही है, ठीक है, कि आपका मियोसिस फर्स्ट करता है और वहां पर 2 ठो क्या करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है। फिर वो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं अंडरगो द सेकेंड मियोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हेप्लोइड स्पर्मेटिड्स, यानी कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है मियोसिस फर्स्ट के बाद जब बना है तो मियोसिस सेकेंड करेगा और 1 2 3 4 स्पर्मेटिड बनाएगा। और ये चारों स्पर्मेटिड का जो प्लोइडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, इन है, ठीक। अब स्पर्मेटिड बन गया, फिर कर द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं यह स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। तो ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। डिफरेंस देखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में जर्म सेल से आपका डायरेक्ट स्पर्म बन रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस में आपका स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। और वो जो स्पर्मेटोजोआ है वही स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ डेवलप फॉर्म होता है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उसे ही हम स्पर्म कहते हैं। या फिर कोई और रेफरेंस बुक आप देखते हैं तो स्पर्मेटोजोआ को ही कहीं कहीं पे स्पर्म भी लिखा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर 6 और लास्ट प्रोसेस में कहता है फाइनली स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, यानी कि स्पर्म का रिलीज होना ही टेस्टिस से क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। तो ये 6 स्टेप में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर होता है। आई होप इसको स्टडी करने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद तो क्या ये स्पर्म बनाने में कुछ हार्मोन्स का भी रोल होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स के हम लोग रोल को पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। सीधी सी बात है कि ह्यूमन के बॉडी में प्रोसेस हो रहा हो और हार्मोन ना, ऐसा हो सकता है क्या, तो हार्मोन सीधी सी बात है यहां पर अपना टांग अड़ाएगा। कौन कौन से हार्मोन भाई, देखते 3 हार्मोन्स के बारे में जिक्र की हुई है, ठीक है। पहला है गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GnRH कहते हैं, ठीक है, GnRH कहते हैं। ये क्या करता है भाई, सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, जो आपके ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस इट स्टिमुलेट, यानी हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है और ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द इंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज FSH एंड LH। क्या है भाई FSH और LH, ये भी 2 अलग हार्मोन्स हैं और वो दोनों हार्मोन्स नहीं होंगे तो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उन दोनों हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए आपका एक और हार्मोन आता है जिसे हम कहते हैं GnRH हार्मोन, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब उन हार्मोन्स में देखते हैं, पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। ये क्या करता है भाई, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, अभी तुरंत हमने बताया था सर्टोली सेल्स के बारे में, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द सम फैक्टर विच हेल्प इन द स्पर्मेटो या स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि आपका FSH क्या होता है कि कुछ फैक्टर रिलीज करता है, कुछ कारक को रिलीज करता है और स्टिमुलेट करता है। किसको भाई, आपका स्टिमुलेट करता है वहां पर जर्म सेल को और सर्टोली सेल्स को, ताकि कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे। आपने 2 प्रकार की सेल पढ़ी थी अभी तुरंत, ठीक है, सर्टोली सेल
और एक आपने पढ़ा था जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल का काम था स्पर्म का बनाना और सर्टोली सेल का काम क्या था? प्रोडक्शन करना। सॉरी, सर्टोली सेल का काम था न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो सर्टोली सेल अपना मन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा, उसको कोई स्टिमुलेट करेगा, तो वो है एफएसएच। ठीक है, लास्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एलएच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलएच एक्ट एज द लीडिंग सेल, यानी कि ये आपका एफएसएच एक्ट कर रहा है आपका सर्टोली सेल्स पे, और ये एक्ट कर रहा है लीडिंग सेल पे, और स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है। किसके बारे में भाई? एंड्रोजेंस को करता है। किसको करता है? एंड्रोजेंस को। यानी कि आपका एफएसएच डायरेक्टली अगर हम बात करें तो एफएसएच सीधा सर्टोली सेल पे एक्ट करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा, और जो एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यह आपका लीडिंग सेल, ठीक है, आपका लीडिंग सेल पे करेगा। तो लीडिंग सेल क्या करेगा? एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये आपके हार्मोन्स के कुछ रोल हो गए। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से जाहिर सी बात है कि आपने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका स्पर्म भी बना। तो ये स्पर्म होता क्या है? तो उस स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि आखिर स्पर्म क्या होता है। यह एनसीईआरटी का कंप्लीट एक डायग्राम आपका दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी आप देख लेंगे अच्छे से। क्या कर रहा है? अ स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, मोटाइल मेल गैमेट। इट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। स्पर्म को अगर हम बताते चले तो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है। ठीक है, यह जो स्पर्म है यह मेल गैमेट, मोटाइल गैमेट कहलाता है, यानी कि यह फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है। यह मेनली 4 अलग अलग रीजन में बटे होते हैं। 4 कौन कौन भाई? पहला है हेड, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये इस भाग के बारे में, ऊपर वाले नहीं, हेड के बारे में। क्या है हेड? कर दे हेड इज ओवल इन शेप्ड, ओवल जैसा स्ट्रक्चर ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, इट कंटेन्स अ हेप्लॉइड न्यूक्लियस विद इन 23 क्रोमोसोम। जब हेप्लॉइड होगा तो इसके अंदर में ये जो न्यूक्लियस होगा इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। जब इसके पास 23 क्रोमोसोम, तो ओवम जब फ्यूज करेगा ओवम भी आएगा, तो ओवम के पास भी 23 होगा, तो दोनों जब कंबाइन होंगे तब ना जाके 46 क्रोमोसोम बनेगा, तब ना डिप्लॉइड बनेगा। तो इसके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये वही 23 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, 23 क्रोमोसोम्स, ओनली 23, जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? कैरी करता है। द टिप ऑफ द हेड इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है यह एक्रोसोम कहलाता है, जो कि टोपी के समान होता है, जो उसके हेड को क्या करता है? कवर करता है। एक्रोसोम काम भी करता है, क्या करता है? द एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। मतलब आप इसको ऐसे समझे कि ये जो एक्रोसोम इसके ऊपर का होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये ओवम है और इधर से आपका ये स्पर्म गया, स्पर्म इस प्रकार से अगर गया, ऐसे स्पर्म गया, ठीक है, इस प्रकार से स्पर्म, तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए, पेनिट्रेट मतलब इसमें इंटर करने के लिए, यह उसके ऊपर का ये जो आपका भाग होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, तो इसके हेड को इसके अंदर में घुसाने के लिए किसका यूज करता है? एक्रोसोम हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक। नेक यानी ये गर्दन वाला भाग, ये ठीक है, ये है द नेक इज शॉर्ट कंटेनिंग रीजन बिटवीन द हेड एंड द मिडिल पीस। यानी कि बहुत छोटा सा भाग है जो कि ये वाला हेड और ये मिडिल पीस के बीच का संरचना है, दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। आगे कह रहा है मिडिल पीस। मिडिल पीस क्या है भाई? द मिडिल पीस इज सिलिंड्रिकल एंड कंटेन अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल अरेंजमेंट किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। अगर इस प्रकार से, अगर आपका इस प्रकार से देखते हैं हम लोग, अगर इस प्रकार से आपका मिडिल पीस है स्पर्म का, तो स्पाइरल अरेंजमेंट कहने का मतलब कि इस प्रकार के अरेंजमेंट में ऐसे, इस प्रकार के अरेंजमेंट में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। तो इतनी ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जैसा आप देख सकते हैं कि यह स्पाइरल अरेंजमेंट है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे स्पर्म क्या कर सकता है? मूव कर सकता है अच्छे से। इसके बाद सबसे लास्ट में है टेल। टेल का वैसा कुछ खास काम नहीं होता है, बस ये क्या करता है? हेल्प इन लोकोमोशन, स्पर्म को तैरने में मदद करता है। अलाउ द स्पर्म टू स्विम थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
यानी कि जब ये स्पर्म होता है फीमेल रिप्रोडक्ट, जब क्वाइटस होता है तो ह्यूमन के पीनिस से स्पर्म निकलकर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करता है, कैरी कर जाता है, यानी कि उसमें आपका क्या हो जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, स्विम कर जाएगा। तो ये बस टेल का बस उतना ही काम है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में भी पढ़ा।